अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। हमारी क्लास 9th बायोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें हम आज का जो टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। हाफ ब्रांचेस हमने कल डिटेल में स्टडी कर ली थी और नेक्स्ट हाफ ब्रांचेस हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पैलियोंटोलॉजी से। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स किन्हें कहते हैं? फॉसिल्स की डेफिनेशन है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। यानी इसमें क्या होता है कि कोई हज़ारों साल पहले कोई पौधों और जानवरों के कुछ बाकियात यानी उनके कुछ रिमेन्स वगैरह अगर ज़मीन के नीचे अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ज़मीन में जो है वो प्रिजर्व हो जाते हैं रॉक्स की फॉर्म में, या और जो अर्थ में जो चेंजेस आती हैं, जैसे ये आपने देखा होगा कि जो आइलैंड फॉर्मेशन होती है उसमें भी क्या होता है कि जो कोरल रीफ्स होती हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं ना। तो वो जो कोरल रीफ्स होती हैं वो ज़्यादातर किससे बनती हैं? वो इन्हीं फॉसिल्स से बनती हैं कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके रिमेन्स वहाँ पे इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो वो एक रॉकी स्ट्रक्चर बना देते हैं, रीफ की फॉर्म में वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रिमेन्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। और इन फॉसिल्स की स्टडी किस में होती है? पैलियोंटोलॉजी में। ठीक, यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है साइनोबैक्टीरिया की। ये क्या है? ये एक बैक्टीरियम होता है, ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है, यानी ये सबसे पुराना फॉसिल ये पाया गया है। तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल है इसका। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? पैलियोंटोलॉजी हमें क्या बताती है कि जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो उससे हम ऑर्गेनिज़म्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइंड कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज़म है ये कितने हज़ारों साल पुराना है। ठीक है, और इसकी एज क्या होगी और किस तरह से इसका जो है जो आज के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हम उसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे देखें तो टैक्सोनॉमी आ जाती है। टैक्सोनॉमी क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स, कि आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं, उनके ग्रुप्स बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उनके अंदर जो भी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी बेस पर, या उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी बेस पर आप क्या करते हैं? उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमन किस में आते हैं? किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया कि किंगडम एनिमेलिया में मैमल्स की क्लास है जिसके अंदर ह्यूमन जो हैं वो आते हैं, उनको उनकी ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, से कुछ सिमिलैरिटीज़ की बेस पर और दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंसेस की बेस पर। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हम टैक्सोनॉमी क्यों इम्पोर्टेंट होती है ये फील्ड हमारी? इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। कि इसमें क्या होता है कि जब हम ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो हमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी नज़र आ रही होती है हम उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसकी डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम ये हम हमारे लिए उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर तो ये ग्रुपिंग ना होती तो प्लांट्स एनिमल्स या फंजाई एल्गी ये सारी ग्रुपिंग ना की जाती तो हमें तो उसकी डाइवर्सिटी को स्टडी करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती। तो इसी वजह से उनके फीचर्स की बेस पर, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पर कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उन्हें सेपरेट ग्रुप्स में उनको जब क्लासीफाई किया गया तो उससे क्या हुआ कि एक तो उनको हमें डाइवर्सिटी उनकी अंडरस्टैंड करना आसान होगी। फिर आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़ के हर जो ग्रुप में न्यू स्पीशीज़ बन रही थी उनको भी आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और फिर ऑर्गेनिजम्स का क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, किस तरह से उनमें एवोल्यूशन हुई पिछले कई हज़ार सालों से। ठीक है, किस तरह से चेंजेस आ रही हैं स्पीशीज़ में, उनके हैबिटेट में, उनके हैबिट्स में। ठीक है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन जो है वो फेस कर रहे हैं, तो उसको स्टडी करने में भी आसानी हो रही है। उसके बाद थर्ड इसमें देखें ज़रा, इकोलॉजी आती है। इकोलॉजी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट,
कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की ही एग्जांपल लूँ तो हमारा हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। हम जो एयर है, वाटर, सॉइल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ये हमारी सराउंडिंग है ना, हमारा एनवायरनमेंट है। तो हमारा इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या हम इसके साथ रिलेशन अपना रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल रिलेशन है, हार्मफुल रिलेशन है, वो सारा कुछ हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि इट हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि इससे क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हैबिटेट का पता चलता है, हमें उनकी फूड हैबिट्स का पता चलता है। ठीक है, हमें उनके बिहेवियर का पता चलता है। तो इस तरह से हम ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए डिफरेंट हम मेजर्स जो है वो अपना सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि हम अपनी ये जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उसको हम कंजर्व कर सकें। उसके बाद है इट हेल्प्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि अगर हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कोई क्रिएट हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है उस पे अफेक्ट हो रहा है, तो हम उन प्रॉब्लम्स को टैकल करके हम उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उनके लिए कोई जो है स्ट्रेटजीज़ हम बना सकते हैं ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सकें, उनको हम कम से कम कर सकें, ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सके। फूड चेन्स इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। फिर हम फूड चेन्स भी पढ़ते हैं। फूड चेन्स क्या होती हैं कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, फिर वही ऑर्गेनिज्म जो है वो तीसरे को खा रहा है, यानी कि एक चेन की फॉर्म में एक पूरा आपको उसमें जो फूड हैबिट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दूँ फूड चेन की, कि फूड चेन में क्या होता है कि जैसे एक ग्रास ऊपर होता है, उसको स्पैरो खा रही है। ठीक है, स्पैरो को जो है वो कोई और एनिमल खा लेगा, फिर उस एनिमल को कोई और एनिमल खा लेगा। तो इस तरह एक चेन की फॉर्म में जो है ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ भी हम किस में स्टडी कर रहे हैं, इकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, के जो ओशंस होते हैं, समंदर हैं, वहाँ पे लाइफ किस तरह की है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, क्या वहाँ पे कंडीशंस हैं ओशंस में, तो वो सारी हम मेरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, कि हम क्या करते हैं, हम समंदर में जो पाए जाने वाले जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या एल्गी है, या इसके अलावा और जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे इस ओशन में मौजूद हैं, हम उनकी बायोडाइवर्सिटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे मौजूद हैं और कौन कौन सी काइंड्स हैं उनकी। ठीक है, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, और हम ओशन में जो न्यू अगर स्पीशीज़ पाई जाती हैं तो उनको भी डिस्कवर कर सकते हैं। एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, कि अगर ओशन में या मेरीन इकोसिस्टम में कोई किसी भी किस्म का कोई इशू या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि अगर एक्वेटिक जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको, तो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं हम उनको भी स्टडी करते हैं इसके अंदर, और फिर उनके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं ताकि हम उनको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो पैथोलॉजी आ जाती है। पैथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ डिजीजेज, देयर कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स, कि हम हर तरह की डिज़ीज़ की स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। ठीक है, उनकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्या क्या वजह हो सकती है उस बीमारी की, और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, कोई एनिमल है उसकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, या कोई प्लांट की अगर कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, तो वो प्लांट को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, तो वो सारा हम पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं।
अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें हम डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे हम मलेरिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है, मलेरिया की एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि पहले हम अगर किसी को कोई फ़ीवर है या कोई इस तरह की कोई कोल्ड की कंडीशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे कि पहले उसके सिम्टम्स के मुताबिक उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो डिज़ीज़ डायग्नोस हो जाती है, फ़र्ज़ करें अगर किसी को मलेरिया हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्रिवेंशन पे काम करेंगे कि हम उसको किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। तो डिज़ीज़ प्रिवेंशन भी इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिज़ीज़ को ट्रीट कैसे करना है। तो ये तीनों चीज़ें हम किस में स्टडी कर रहे हैं, पैथोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है कि जैसे हम कहते हैं कि एक कंट्री की आर्मी होती है, उसमें आपने देखा, आपको पता है कि सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। एक पूरा एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, आपके कंट्री को डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे अंदर भी पूरा का पूरा एक इम्यून सिस्टम चल रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी आर्मी है, सोल्जर्स हैं जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि कोई भी अगर कोई फॉरेन एजेंट, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट काज कर सकती है, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो वो फ़ौरन से उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अगेंस्ट क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, ये जब आप इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे कभी, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि कुछ बी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और वो एंटीबॉडीज़ सोल्जर्स के तौर पर एक्ट करती हैं और वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ़ौरन से किल कर देती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, ये हमारा एक तरह का डिफेंस सिस्टम है जो बॉडी को हर तरह की जो फॉरेन एजेंट है जो हार्मफुल होगा उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, ठीक। अब उस इम्यून सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं या और जितने भी सेल्स होंगे, ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है। और उनका क्या रोल होता है किसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट, कि वो डिज़ीज़ को की प्रिवेंशन के लिए और आपको उससे बचाने के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो इम्यूनोलॉजी में स्टडी होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि इट हेल्प्स टू डेवलप वैक्सीन, कि आप क्या कर सकते हैं कि आप एक वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पोलियो के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन होती है, तो पोलियो क्या है, पोलियो वैक्सीन क्या है, पोलियो वैक्सीन में ये होता है कि जो हाफ किल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पोलियो वायरस है, उसी से वो वैक्सीन डेवलप की जाती है, ताकि उनको जब उसकी जब वैक्सीनेशन की जाए तो बॉडी क्या हो, बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि कि ये किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बॉडी के अंदर अगर एंटर हुए हैं तो वो बॉडी फौरी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करती है, ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। और अगर कभी फ्यूचर में वो इन्फेक्शन दोबारा हो तो वो क्या करती है कि जो वहाँ पे मेमोरी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, उसको किल कर देती हैं। तो ये मकसद होता है किसी भी जो इस तरह की डिज़ीज़ होती है उसके अगेंस्ट आप क्या करते हो, वैक्सीन फॉर्मेशन का ये काम होता है, ठीक है। एक वैक्सीन का ये काम होता है। तो हम किसी भी जो इस तरह के डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन फॉर्मेशन हो सकती है तो उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती हैं, ये वो डिजीज़ होती हैं जो कि आपकी ही बॉडी जो है अपने ही अगेंस्ट जो है ना वो काम करना शुरू कर देती है। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि अब हमारी बॉडी अपने ही जो बॉडी के सेल्स होते हैं उस उन्हीं के लिए जो है ना वो डिफेंस जो ये है, ये बॉडी के जो सेल्स हैं उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है।
तो ये जो इस तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं ना, इन्हें ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ कहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा आजकल क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि जो ग्लूटेन एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल फैल रही है। ठीक है, तो वो जो ग्लूटेन एलर्जी है वो क्या है, वो यही एक ऑटो इम्यून कंडीशन ही है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, डिजीज़ेज़ होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी हम इम्यूनोलॉजी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। फिर इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, कि कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई इम्यून रिस्पॉन्स है तो उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर फार्माकोलॉजी आ जाती है। फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। अब ड्रग्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं मेडिसिनल ड्रग्स और एक होती हैं जो सुडेटिव ड्रग्स होती हैं। उनमें क्या होता है कि जो मेडिसिनल ड्रग्स की अगर बात करें, कि जैसे ये जो हम मेडिसिन के तौर पे कोई भी ड्रग लेते हैं, तो वो जो ड्रग है वो किस तरह उसकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और क्या उसकी कंपोजिशन है, और वो आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, अच्छा इफ़ेक्ट डाल रही है, बुरा इफ़ेक्ट डाल रही है, तो वो सारा कुछ फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। जैसे कि अगर न्यू एंटीबॉडीज़ बनानी है, ठीक है, तो उसमें भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये ब्रांच में अगर हम इसको कंपोजिशन वगैरह उसकी देखें, हर उसका इफ़ेक्ट वगैरह स्टडी करें तो ठीक है। तो ये थी सारी ब्रांचेस, हमने जो रिमेनिंग ब्रांचेस थी वो हमने पढ़ ली हैं आज। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। और अगर फिर भी किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर आज के लेक्चर की समझ ना आई हो, या ब्रांचेस में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।